हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और यह वीडियो नोट्स बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। अगर आप चाहें तो आप अपना इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। ठीक है, आप जो भी है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक और शुरू से हम एक तरह से नोट्स जैसा ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप नोट्स कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सामने मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, यही हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश। तो देखिए, जानिए प्रकाश के बारे में। परिभाषा लिखवाए हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझिएगा, प्रकाश, देखिए हमारे जीवन में प्रकाश का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो हम लोग खुद ही जानते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले कि सीधी रेखा में गमन करता है। कभी देखे हैं कि प्रकाश के ऐसे गमन करते हुए? नहीं, अभी कभी भी आता है तो एक सीधी रेखा में। एक टॉर्च के भी लाइट लेकर अगर हम लाइट जलाते हैं तो हमेशा उस सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, तो यानी ये प्रकाश एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, या वक्र रेखा में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या मारिएगा आंसर में? सीधी रेखा में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो लिखवाए हैं परिभाषा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास नेत्र होना चाहिए। हम नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी गेंद को लेकर हम एक अंधेरे कमरे में रख दिए और बोलेंगे किसी को ढूंढने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स जो भी जिसको अगर बोले हैं वो ढूंढेगा नहीं, थोड़ा सा लेट होगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे रूम में प्रकाश नहीं है। अगर एक प्रकाश वाले रूम में एक गेंद रख देते हैं और कहेंगे ढूंढने के लिए हो, तो अंधेरे वाले कमरे से ज़्यादा जल्दी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उस रूम में प्रकाश है। तो यानी प्रकाश क्या काम करता है कि किसी चीज़ को देखने में सहायता करता है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता है तो दुनिया कैसी लगती है? अंधेरी लगेगी। नेत्र, या तो देखिए दो चीज़ होना जरूरी है, या तो नेत्र और प्रकाश दोनों होना जरूरी है। अगर नेत्र है और प्रकाश नहीं है तब फिर भी नहीं दिखेगा, अगर प्रकाश है नेत्र नहीं है तो फिर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए इतना प्रकाश के बारे में जान गए होंगे बढ़िया से। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश जिससे हम देखते हैं कोई वस्तु को, एक शब्द में अगर बोलना है तो जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। आगे देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह पर। एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, या कह सकते हैं हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा जल में प्रकाश की चाल, अगर जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत आसान है। 3 के बाद 2.25 है, फिर उसके बाद 2, डायरेक्ट 2। इधर सब 10⁸ ये है, तो इधर कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगा, सब में मीटर प्रति सेकंड लगाना है। इसके बाद आता है किरण। तो किरण अगर पूछा जाएगा कि किरण क्या होता है, तो यही कहिएगा कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा माने सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। ठीक है, या एक और परिभाषा आप देख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अगर लिखना होगा तो अथवा करके लिख लीजिएगा, नहीं तो ये भी सही है कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। देखिए ये इंडिकेट की है इस तरह से, किरण एक सीधी रेखा में जा रहा है। आगे है किरण पुंज, या इसको कहेंगे प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दो नाम है इसका। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, आप लोग से बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया? अब देखिए किरण पुंज के प्रकार।
किरण पुंज के प्रकार क्या होता है, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला है कि अपसारी किरण पुंज। पहला कौन है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो चलिए अपसारी किरण पुंज के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए ताकि बढ़िया से आप लोग उतार सकेंगे और नोट्स बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि भैया बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर सकता है या कोई भी कैंसिल कर देगा, चाहे आगे बढ़ा सकता है, बाकी बिहार कसम खा लेता है, बिहार बोर्ड कहता है कि ना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए कि घर पर ऑनलाइन पढ़िए। वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते जाती है, चाहे फैल जाती है, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर जैसे में अगर कोई कहेगा कि जैसे में क्या होगा, तो कहिएगा टॉर्च का लाइट, टॉर्च का लाइट, टॉर्च का प्रकाश लिख देते हैं, लाइट नहीं, टॉर्च का प्रकाश, ठीक है। बल्ब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। जैसे में हो गया। इस तरह से किसी बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है, फैल जाती है। देखिए, अगर समझिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो यही परिभाषा दीजिएगा कि वैसे किरण पुंज, क्या बोलना है कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। जैसे घर में बल्ब लगाते हैं ना जी, बल्ब लगाते हैं तो बल्ब से पूरे घर में प्रकाश भर जाता है, यानी एक बिंदु से निकलकर क्या होता है, फैल जा रहा है, पूरे घर में क्या हो जा रहा है, फैल जाता है। इसी प्रकार देखिए टॉर्च का लाइट, टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में क्या होता है, सीधा प्रकाश जाके आगे जाके पूरा फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है टॉर्च में। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य को अगर एक बिंदु स्रोत मान लिया जाए तो उससे निकल कर पूरे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। तो इस तरह से यही परिभाषा दीजिएगा कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बना लेना है, ठीक है। इस दूसरा है समांतर किरण पुंज, नहीं सॉरी, अब दूसरा क्या था, अभिसारी था ना, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसका परिभाषा, इसका जस्ट विपरीत है ये वाला कि वैसे किरण पुंज, किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलकर, भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर सिमट जाती है, एक बिंदु पर सिमट जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए समझिएगा कि वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर सिमट जाती है उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे कह सकते हैं हैंड लेंस से, हैंड लेंस से अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश। अब कहिएगा कि हैंड लेंस के तो हम कहियो नामे नहीं सुने कि हैंड लेंस क्या होता है, ठीक।
तो पहले परिभाषा समझिए, हम तब समझा दे रहे हैं कि हैंड लेंस क्या होता है। इसका डायग्राम भी बना देते हैं पहले, तब समझाएंगे, ठीक है। अच्छा से बना लेते हैं, यहाँ से एस बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा, देख के इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। देखिए अब समझिए, अभिसारी किरण पुंज, अब सारी तो समझ में आ गया ना कि एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। इसका जस्ट उल्टा कि वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर सिमट जाती है। एक बिंदु पर अगर आकर सिमट जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी। मतलब बहुत अलग अलग बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है। जैसे हैंड लेंस से अपवर्तित प्रकाश लिखवा दिए। देखिए आप लोग शायद बचपन में किए होंगे, चाहे अभी भी। हैंड लेंस क्या होता है, कागजों जलाने वाला नहीं देखे हैं कि सूर्य के प्रकाश धूप में एक कागज रख कर एक वैसे लेंस रख कर वैसे सूर्य की रोशनी पड़ता है तो एक बिंदु पर फोकसित हो जाता है टोटल प्रकाश के किरण, एक बिंदु पर सिमट जाता है इतना छोटा सा। अब कागज जिससे क्या होता है, जलने लगता है। तो वो क्या होता है, कागज क्या होता है, जलने लगता है। तो जब कागज जलने लगता है तो इसका कारण क्या है कि पूरा प्रकाश आया और एक बिंदु पर आकर सिमट गया, पूरे ऊष्मा को एक बिंदु पर सिमट गया, जिससे कागज जलने लगा। तो कभी कभी आप लोग एस्टमैन खरीदते होंगे, एस्टमैन बॉक्स, तो उसमें देखे होंगे कि वैसा करके कुछ लेंस मिलता है एक छोटा सा, तो जिससे कागज जलाते हैं लोग, तो वही उसी को कहते हैं हैंड लेंस। तो हैंड लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरणें। हैंड लेंस से क्या होता है, देखिए इधर बनाते हैं इसी तरह से करके होता है, इस तरह से करके होता है। इससे बहुत जगह से प्रकाश आया, एक बिंदु पर ही जाकर सिमट गया। ये मान लेते हैं कागज है, तो कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो वही परिभाषा है कि जब भिन्न भिन्न बिंदुओं से, वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकल कर आया, जैसे हैंड लेंस पर भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकल कर आया और एक बिंदु पर आकर क्या हो गया, सिमट गया। तो एक वही भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकल कर एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। चलिए तीसरा था समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, देखिए यही समांतर किरण पुंज का यही परिभाषा देंगे। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है, एक दूसरे के समांतर जाती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे लेजर लाइट, देखिए समझिएगा। समांतर किरण पुंज तो इतना आसान है कि जो एक दूसरे के समांतर जाती है उसे समांतर पुंज कहते हैं, ठीक है। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है। जैसे लेजर लाइट देखे होंगे कि लेजर लाइट में क्या होता है कि चाहे थोड़ी दूर पर जलाइए, चाहे बहुत दूर लेके उसका प्रकाश भेजिए, एकदम यहाँ जितना छोटा होगा कितना हो 1 किलोमीटर दूर भी उसको भेजिएगा तो उतना ही छोटा होगा। यानी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर जाता है। तो वही कह सकते हैं कि वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होकर जाती है उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसका देखिए डायग्राम, इस तरह से समांतर होकर जा रहा है एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे है एक आत्म पदार्थ के बारे में थोड़ा सा, कि एक आत्मदीप्त पदार्थ होता है, एक अदीप्त पदार्थ होता है। तो जानिएगा पहले कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। ठीक है, आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में वही कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हो गया सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। एक होता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, सबसे पहले आत्मदीप्त पदार्थ कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, खुद से प्रकाश, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य की अपना रोशनी होता है, तारे, दीपक। तो ये सब क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है जो क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो यही कहिएगा कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उससे हम क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। जैसे में कह सकते हैं पत्थर, क्या बोल सकते हैं, पत्थर, टेबल, और क्या, बेंच, कुर्सी, कुछ भी, मतलब जो प्रकाश की उस उपस्थिति में दिखाई दे वो लिख लीजिएगा। तो ये आत्मदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, और ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। सबके बारे में जानिए। पारदर्शी पदार्थ, सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरण पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया कांच, हवा, पानी, प्लास्टिक में कैसा, सफ़ेद, मतलब पारदर्शी प्लास्टिक, सफ़ेद जो नहीं होता है, सफ़ेद प्लास्टिक, उसी को, इत्यादि। और दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ
जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी सयुल है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, रंगीन प्लास्टिक। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा एकदम। उधर अदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ के बारे में बताएं। अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानिए। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरण पार कर जाती है, माने जो पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, आर पार। जैसे में हवा तो सगरू है, तो क्या प्रकाश नहीं जाता है? प्रकाश जा रहा है। पानी में प्रकाश डालते हैं तो उस साफ पानी होना चाहिए, प्रकाश पार कर जाएगा। शीशा, कांच में अगर प्रकाश को भेजते हैं तो आर पार निकल जाता है प्रकाश। तो यानी कि कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पार कर जाए, आर पार कर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। जानिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, पार कर जाए तो पारदर्शी, और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवाल से प्रकाश पार हो जाएगा? नहीं होगा। लकड़ी में के आर पार नहीं होगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि लकड़ी में छेदा करके पार कर देंगे, उसे तो पारे हो जाएगा, उसे नहीं। तो जैसे दीवाल से नहीं पार होगा ना, लकड़ी से पत्थर, तो पत्थर से भी नहीं पार होगा। यानी कि जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करे उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। या जिससे पार कर जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। एक और होता है पारभासी पदार्थ। यही थोड़ा सा समझिए, बहुत मेन टॉपिक है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार करता है। ठीक है, कुछ ही अंश, पूरे समूचे नहीं पार करेगा। कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज है, कागज में तेल लगा के उससे प्रकाश पार कराइए, उसको धूप में ऐसे करके, ऐसे इस तरह से करके देखिए तो नीचे बहुत थोड़ा सा अंश पार होगा कागज में तेल लगाकर। चाहे रंगीन प्लास्टिक है तो रंगीन प्लास्टिक को धूप में चाहे उससे लाइट जलाकर देखिए, पार होगा। ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश नहीं पार होगा, बाकी बहुत कुछ ही अंश पार होगा। तो यानी कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश, कुछ ही मात्रा पार करता है उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए मिटा देते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले अपवर्तन तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी नोट कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन से क्या परावर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इनके नियमों को लिखें। इनके ऐसे हैं, इनके नियमों को लिखें। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आंसर कैसे देना है, जब आप तो क्वेश्चन उतारना नहीं है परीक्षा में, क्वेश्चन थोड़े उतार के कोई लिखता है। आंसर में देखिए आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हेजल लिख देंगे प्रकाश का परावर्तन, ऐसे हेडिंग डाल के। ठीक है, ऐसे प्रकाश के परावर्तन लिख के इस तरह से 2 बिंदु डाल के तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए यहाँ से प्रकाश के परावर्तन हम लोग लिख लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम नियम देखिए 5 नंबर आपको कब देगा, जब इस तरह से आप लिखिएगा तब ही देगा। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा इस तरह से किनारे देखकर। ये हो गया समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। इस बिंदु को जो बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर कोण आई बनता है, यहाँ पर कोण का बनता है आर। आई को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, आर को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लेना है। तो पहला देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो यहाँ लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में
होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे में देखिए यहाँ कोण आई बराबर कोण आर। देखिए समझिएगा, चलिए देखिए, आपको अब परीक्षा में 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से पूछेगा, कैसे हम लिखेंगे और क्या होता है इसके बारे में भी अच्छी तरह से जान ले रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इनके नियम लिखे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन, कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी चिकना होना चाहिए या चमकीला सतह, तो सतह से टकरा कर वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश क्या होता है, कभी किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ा, ठीक है, कोई चमकीला सतह है, चाहे आपका घर चिकना है, दीवार चिकना है, तो उस पर जलाते हैं तो पूरे घर में रोशनी फैल जाता है। उससे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि हम लाइट जिसे जलाएं कोई और दरवाजा पर उधर, तो उससे क्या हुआ, पूरे प्रकाश को परावर्तन कर दिया, नहीं उसका प्रकाश पूरे घर में फैल गया। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, या एक और उदाहरण ले सकते हैं, दर्पण, यानी कि जो हम लोग से अपना बानर जैसन चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा, ओकरा पर जलाइए, ठीक है, ऐनक जिसको कहते हैं ना, ऐनक पर लाइट जलाइए, तो देखेंगे होंगे कि उससे रिफ्लेक्शन करके अगर तिरछा मारते, अगर यहाँ मान लेते हैं एक आईना रखा हुआ है, ऐसे हम लाइट जलाएं तो रिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाता है ना, परावर्तित ऐसे हो जाता है, यानी जितना ऐसे अगर जलाते हैं तो ऐसे ही जाता है। चाहे आप लोग सूर्य के रोशनी में जैसे ऐनक लेके किसी के चेहरा पर चमकाते होंगे, नहीं होता है ऐनकवा लेके कोई के चेहरा पर चमका के आँख चमकाना, तो उस तरह से यानी एक तरह से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो कैसे परिभाषा देंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, दर्पणे समझिए ना जी, एक तरह से ऐनक समझिए, तो वह सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस जिसे हम प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं, कि क्या कहेंगे कि परावर्तन हो गया। नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो क्या नियम है, एक तरह से समतल दर्पण बना लिए, यहाँ पर प्रकाश को यहाँ पर आपतित करा रहे हैं, टकरा कर ऐसे निकल गया। अब यहाँ पर जिस देखिए, जहाँ से प्रकाश को हम जिस दर्पण पर यहाँ से एक लाइट जला दिए, एक मान लेते हैं टॉर्च यहाँ से जला दिए, ठीक, टॉर्च कैसे बनता है जी, इस तरह से यहाँ से टॉर्च जला दिए, ठीक है, दर्पण पर गया प्रकाश, दर्पण से टकराया और ऐसे क्या हो गया, निकल गया। तो जहाँ से टकराया जिससे निकल गया, यहाँ पर पड़ा निकल गया, तो यहाँ पर एक बिंदु हुआ, इसी बिंदु पर एक क्या डाल दिए हम, अभिलंब, इसका नाम क्या कर दिए, अभिलंब। आया तो आपतित किरण, लौट गया तो परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब क्यों डाले, क्योंकि दोनों के कोण बनाने के लिए, कि कितना डिग्री के एंगल पर आपतित किरण हो रहा है और कितना डिग्री के एंगल पर परावर्तित किरण लौट रहा है। तो यही नियम है कि पहला कि आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु कौन हो गया, यही आपतन बिंदु है, ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, डाला गया अभिलंब चाहे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में है ना, आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, अभिलंब का, तीनों कहाँ है, एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना आई होता है उतना ही आर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, समझ में आ गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, जितना हम क्या बताए थे कि एक ऐनक रखिए, जितना देखिए आप ऐनक रख के लाइट जला के खुद देखिएगा ना, जितना डिग्री पर ऐसे एंगल पर प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री पर क्या होगा, लौट जाएगा। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन।
तो अब के प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको जरूरी आपको याद रखना है। आपको बढ़िया से लिख के बार बार रिपीट कीजिए, करना है। एक बार दो बार देखिए, दिमाग में अगर कोई भी चीज़ समझ में आ जाता है ना तो याद करने में आसानी होती है। जब समझ में नहीं आता है तो क्या याद करें। परावर्तन पूछा, हम परावर्तन के बारे में समझ गए। क्या होता है कि कोई चीज़ चिकना या चमकीला सतह पर प्रकाश पड़ता है ना, तो प्रकाश टकरा के वापस चल जाता है, ओकरे तो परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। हाँ, कि कोई चीज़ पर प्रकाश आएगा और टकरा के, हाँ, कोई चीज़ कैसा होना चाहिए, चिकना या चमकीला होना चाहिए, आएगा और टकरा के वापस चल जाएगा, परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के नियम क्या होता है, आया प्रकाश यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, गया तो परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु या पर से एक अभिलंब डाला गया है, यहाँ फिगर से माइंड में फिगर याद रखिए, अभिलंब डाला गया है। अब तीनों देख रहे हैं ना कि एक ही तल में है। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी जो कोण बन रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का होता है बराबर होता है। तो इस तरह से आपसे तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, किसी चीज़ का फिगर आप दिमाग पर बनाते हैं ना तो जल्दी याद होता है, और कितनों रटिएगा ना तो रटने से याद नहीं होता है। तो याद होगा, कुछ समय के लिए याद होगा, और जितना जल्दी याद होगा रटने से उतना ही जल्दी भुलाइएगा। इसलिए किसी चीज़ को जल्दी उतना रटिए मत, ठीक है। उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि हम खुद से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आपतित किरण के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा है आपतित किरण की परिभाषा, और यहीं से ये दोनों के परिभाषा लिखवा के यहीं पर वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपतित किरण, तो आपतित किरण के बारे में पूछेगा तो क्या कहिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, पहला परिभाषा है। दूसरा, परावर्तित किरण अगर आ गया तो कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो यही बोलना है कि सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और फिर इसमें एक है अभिलंब। ठीक है, तीसरा है अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। थोड़ा सा दो और परिभाषा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इधर लिख देते हैं। आपतन कोण देखिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इससे आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। समझिएगा, इसी का सबका परिभाषा है, एकदम आसान परिभाषा है। देखिए, आपतित किरण
क्या बताए हैं, ई का आपतित किरण कैसे है, का हो रहा है, आ रहा है, तो किसी सतह पर पड़ रहा है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो जाएगा तुरंत, ये सब कुछ नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चा लोग हैं। परावर्तित किरण, तो देखिए परावर्तित किरण क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ सतह पर आया तो आपतित किरण यहाँ से जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली, सतह पर आया, सतह से टकरा कर वापस लौट गया, तो सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर है अभिलंब, अभिलंब इसको कहेंगे अभिलंब, तो क्या है अभिलंब, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु यहाँ है ना, तो आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसमें दो और है, आई और आर है, आई और आर की भी परिभाषा देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, आई जो कोण है किससे किससे मिलकर बन रहा है, ई वाला रेखा से मिलकर बन रहा है और एगो ई वाला रेखा से मिलकर बन रहा है, यानी ई वाला लाइन से किरण से, तो ये क्या है, आपतित किरण। तो कहेंगे कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब से बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। याद हो गया, देखिए माइंड में सोचिए, देखिए आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और देखिए परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण ई ना है, आर ना है, तो किससे किससे मिलकर बना है, इससे और इससे मिलकर बना है, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से सूचित करते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण इसी का, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।